लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्रिस्टल सिस्टम कुछ 7 तरह के होते हैं और उसमें सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें जो एक्सियल लेंथ है वो तीनों ही बराबर होती हैं, ए बी सी तीनों बराबर होती हैं और जो इनमें इंटरफेसियल एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा थे ये भी तीनों बराबर होते हैं और तीनों ही 90 डिग्री होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का। अब हम देखते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल्स पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होता है उसे हम क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक यूनिट सिस्टम है, क्योंकि इसका जो रिपीटिंग यूनिट यानी यूनिट सेल है वह क्यूबिक शेप का है, क्यूब के शेप का है। और हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ यूनिट सेल में कि यूनिट सेल 4 तरह के होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। और वहाँ हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि जब हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा वो केवल 3 ही प्रकार का होगा, यानी कि सिंपल फॉर्म में होगा जिसे हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड वन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और थर्ड वन जो है वो कौन सा होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल की पॉसिबिलिटीज़ हैं केवल ये 3 हैं। इसमें एंड सेंटर्ड टाइप का जो हम यूनिट सेल की बात करते हैं वो नहीं पाया जाएगा। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें नहीं पाया जाएगा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में केवल यही 3 प्रकार के यूनिट सेल्स पाए जाते हैं। तो जब कभी अगर एग्ज़ाम में पूछता है यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है तो हम 4 बताएंगे, लेकिन जब पूछता है क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है तो केवल हम 3 का डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। और इनके बारे में हमें पता ही है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर ही पाए जाते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स पर एक एक अवयवी कण पाया जाएगा। और जब हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो हम वहाँ कहते हैं कि इस केस में भी जो अवयवी कण हैं वे यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर पाए जाएंगे और इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर भी एक अवयवी कण पाया जाएगा। इसी प्रकार से जब हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अवयवी कण यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर तो पाए जाएंगे ही, साथ ही सभी फेसेस के सेंटर्स पर भी पाए जाएंगे। तो टोटल 6 फेस होते हैं यहाँ पर। तो सभी के सेंटर्स पर इस फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर ये होगा, इस फेस का सेंटर ये होगा, इस फेस का सेंटर ये होगा और इस फेस का सेंटर यहाँ पर आएगा और इस फेस का सेंटर लगभग यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से कुल जो अवयवी कण होते हैं उनकी ये पोजीशंस होती हैं। हमारे लिए जो सबसे मुख्य चीज़ है यहाँ पर जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, या हम कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि यूनिट सेल ही रिपीटिंग यूनिट है तो हम यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं तो वो पूरे क्रिस्टल सिस्टम पर लागू हो जाता है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस समय यही है, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम देखते हैं कि इस एनालिसिस में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में जो फर्स्ट थिंग है वो है
परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई, यानी कि एज लेंथ की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ। तो ये दो चीज़ें परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई आती है फर्स्ट सेक्शन में। सेकेंड थिंग जो है, प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सेकेंड थिंग ये है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में कितने परमाणु पाए जाते हैं, उसको भी हम जब बारी बारी से इन सभी को हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। थर्ड है यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या, या इसी को हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ये आता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में हमेशा आता रहता है। फोर्थ है क्यूबिक क्रिस्टल का घनत्व, यानी कि डेंसिटी पूछता है यहाँ पर। क्यूबिक क्रिस्टल कहे या क्यूबिक यूनिट सेल का घनत्व कहे, है ना, दोनों बात एक ही है। और लास्ट होता है यूनिट सेल की विमाएं, यानी डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल। तो ये 5 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और कोई ना कोई एक सेगमेंट तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाई देगा ही देगा। तो इसमें से हर साल, कोई भी साल ऐसा नहीं है कि इस सेगमेंट से क्वेश्चन ना उठाए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन इस सेगमेंट से हर साल आता ही आता है, चाहे वो हमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में मिले, है ना, या फिर एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में आकर के भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से बारी बारी से इन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई। परमाणु त्रिज्या एवं कोर लंबाई की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ की बात करेंगे। तो हमने पता है कि जब हम किसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं या यूनिट सेल की बात करते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि यूनिट सेल के कॉर्नर पर अवयवी कण इस पोजीशन पे है, तो जब हम ये कहते हैं कि अवयवी कण, जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर है, तो अब हमें यहाँ पर इमेजिन करना होगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि अवयवी कण कॉर्नर्स पर हैं, तो एक्चुअल में इनकी पोजीशन इस तरह से कुछ है। ये ऐसे गोले हैं, पास पास में इस तरह से व्यवस्थित हैं। 4 हम गेंद ले लें घर में और चारों को इस तरह से रख दें, या अगर केवल 2 डायमेंशनल में समझना हो तो सबके घरों में चूड़ियाँ या कंगन होंगे, उनसे भी आप समझ सकते हैं। उनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें और उनका जो सेंटर है वो मिलाएंगे। अब ये एक परत हो जाती है अवयवी कण की। अब जब इस परत के पिछली परत की बात करेंगे, तो इस गोले के जस्ट पीछे जो गोला होगा वो ऐसे होगा, है ना, एक फुल ऐसे पूरी सर्किल होगी,
उसी तरह से इसके पीछे वाला जो होगा वो ऐसे ही होगा, और इसके पीछे जो गोला होगा वो दिखाई तो देगा नहीं हमें, अब इमेजिन कर लेंगे ऐसे होगा, और नेक्स्ट जो होगा वो इस तरह से होगा। और पीछे जो गोले हैं इनके सभी के सेंटर्स मिला लिए जाएं, है ना। तो इनके सेंटर्स मिलाए जाएंगे तो वो इस तरह से, यानी कि जब हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में प्रत्येक जो अवयवी कण है वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर पाया जा रहा है, तो वास्तव में है क्या? वास्तव में ये गोले एक दूसरे के सरफेस को टच कर रहे होते हैं, कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, ये एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं और इनके सेंटर्स को मिला लेते हैं तो एक क्यूब का शेप तैयार हो जाता है। तो वास्तव में ये है इसका 3 डायमेंशनल फिगर। लेकिन अगर हम बड़े बड़े इस तरह से गोले बनाएंगे तो हमें पिछली परत को इमेजिन करना पड़ेगा ज़्यादा, और अगर हम तीसरी चौथी परत को भी अगर हम ध्यान देंगे तो चीज़ें और हमारे लिए कठिन हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, इन गोलों के केवल सेंटर्स को ही कंसीडर किया जाता है इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है। तो ये वास्तव में ये जो हमने अवयवी कण बनाए हैं कॉर्नर्स पे, तो ये है क्या, ये वास्तव में है बड़े बड़े गोले हैं जो एक दूसरे के सरफेस को इस तरह से टच कर रहे हैं। तो हमें यही ध्यान देना है कि जो क्रिस्टल जालक है यह एक प्रकार की त्रिविम व्यवस्था है, 3 डायमेंशनल व्यवस्था है, और जिसके अवयवी कणों को हम बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं और इन्हीं को हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। और जब हम गणना की बात करते हैं, यानी कि हम जब एनालिसिस की बात करते हैं, तो एनालिसिस करते समय हमें इन लैटिस पॉइंट्स को इस तरह के बड़े बड़े गोलों के रूप में इमेजिन करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं बारी बारी से हम इन जो हमारे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के जो यूनिट सेल्स हैं, 3 तरह के यूनिट सेल्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम यहाँ पर देखेंगे, और सभी के केस में, यानी कि अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगा तो उसमें हम परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई कैसे निकालेंगे, और जब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, तो परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई कैसे निकालेंगे, फेस सेंटर्ड की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम गणना करने जा रहे हैं परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई की, लेकिन केस हमारा कौन सा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अभी हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली डिस्कस भी कर लिया है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें जो घटक कण होते हैं या अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जो एक दूसरे के सरफेस को टच करते हैं। तो अगर सपोज दैट कि हम केवल इस फेस को अगर कंसीडर करें, इस फेस को ही केवल कंसीडर करें, तो कुछ स्थिति इस प्रकार की है। सभी गोले एक दूसरे के सरफेस को टच कर रहे हैं और सबके सेंटर्स को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया है। तो हम किसी भी तरफ से देखेंगे हमें हर फेस पर यही कंडीशन दिखाई देगी। और यह जो डिस्टेंस यानी दो निकटवर्ती जो गोले हैं, दो निकटवर्ती जो गोले हैं, इनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी है इसी को हम एज लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एज लेंथ कहते हैं, कोर लंबाई कहते हैं। और कोर लंबाई को हम यहाँ पर दिखाएंगे स्मॉल ए से।
तो हम कहेंगे कि यह जो दूरी है ये क्या है, ए है, एज लेंथ। और त्रिज्या की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है वही क्या है, आर है, यानी त्रिज्या है। अब परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच में हमें रिलेशन यहाँ पे मिलेगा देखने को। क्या रिलेशन हमें दिख रहा है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जब हम बात करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि ये जो ए डिस्टेंस है वो क्या है, 2r के बराबर है। यानी यह जो कंप्लीट डिस्टेंस है इसमें ये आर और ये आर, तो कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है, 2r है, और r इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, a/2। तो एक बहुत ही सिंपल केस रहा है, ये सबसे सिंपल केस हो गया। तो अगर हमारे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर आता है और वहाँ परमाणु त्रिज्या या कोर लंबाई निकालने की बात किया जाए तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो r इज इक्वल टू a/2 फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी कि अगर कोर लंबाई पूछेगा तो r दिया रहेगा और r पूछेगा तो कोर लंबाई दिया रहेगा a। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर हमें ये पता हो कि हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वह क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का जो यूनिट सेल है सिंपल टाइप का है, तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ही अगर हो लेकिन वहाँ पर टाइप अगर हम डिस्कस करें बॉडी सेंटर्ड, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केस बदल जाता है। तो अब हम दूसरा जो है डिस्कस करेंगे कि परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई के बीच में क्या संबंध है जब हमारा दिया गया यूनिट सेल कौन सा हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड के बारे में ये जानकारी है आपको कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है उसमें ये कंडीशन होती है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 डायमेंशनल में ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है 2 डायमेंशनल पेपर पे, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर हमें अपनी बढ़ानी भी पड़ेगी। तो हम यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं वैसे। बॉडी सेंटर्ड केस में क्या होगा, सारे अवयवी कण एक दूसरे सेंटर्स पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, सभी कॉर्नर्स पर होंगे, 8 कॉर्नर पे, और एक जो अवयवी कण होगा कहाँ पर होगा, इस पूरे यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर होगा। इमेजिन कर लिया हमने कि बॉडी का सेंटर ये है। तो अब हमें निकालना है रेडियस। अब हमें घर पे क्या करें, अगर हम कंसीडर कर लें, अगर हम पास कुछ बॉल्स हों और उन बॉल्स को हम ऐसे रख लें, उन बॉल्स को हम ऐसे रख लें कि एक बॉल हमें बॉक्स के सेंटर पे रखना है। तो इस बॉल की सरफेस को टच करेंगे ये 8 जो ये 8 अवयवी कण हैं, ये क्या करेंगे, 8 अवयवी कण इस सेंटर वाले अवयवी कण को क्या करेंगे, टच करेंगे। 8 अवयवी कण इस सेंटर वाले गोले को की सरफेस को टच करेंगे, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ये तो मान लिया कि यही जो लेंथ है वही क्या है, ए है, तो आर क्या है, किसी भी, चूँकि सारे अवयवी कण एक जैसे माने गए हैं, कोई छोटा बड़ा है नहीं, सब एक जैसे ही हैं, तो किसी भी गोले के सेंटर से उसकी जो परिधि है उसके बीच की जो दूरी है, ये चीज़, ये डिस्टेंस, यही क्या है, आर है। तो अगर अब चूँकि एक एज पर जो गोले पाए जा रहे हैं, मान लीजिए इस एज पर एक गोला है और इस एज पर एक गोला है, अब 3 डायमेंशनली तो हमें ये ध्यान देना होगा कि सभी गोले जो कॉर्नर्स पर हैं वो इस सेंटर वाले गोले के सरफेस को टच कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे ऐसे केस में। और यहाँ पर ये हमारी लेंथ क्या है, ए है,
और आर क्या है, ये है। तो ऐसे केस में हम ए को आर से कोरिलेट आसानी से नहीं कर पाएंगे यहाँ पे देख करके। तो ऐसे में हम करते क्या हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये गोला, अगर हम इस कॉर्नर वाले गोले को लें और इस कॉर्नर वाले गोले को लें, यानी कि जो कोई भी दो अवयवी कण हम ले लें जो एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पर हों। अब चाहे ये दो ले लें, 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 है ना। कोई भी दो गोले हम इमेजिन कर लें जो एक दूसरे के डायगोनल पर हैं, और ये गोले कहीं भी किसी भी कॉर्नर के डायगोनल के जब हम दो गोले ले लेंगे तो वे क्या करेंगे, इस गोले को टच तो कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है वो r, और ये जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 2r है। यानी यहाँ तक r है, यहाँ तक r है, यानी कि इस गोले का रेडियस r, इस गोले का रेडियस r, इस गोले का रेडियस ये इधर भी r, और ये वाला जो गोला है इसका रेडियस r। बात स्पष्ट हो रही है। यानी कि कह सकते हैं कि टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर डिस्टेंस हम देखें तो कितनी हो गई, आर 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 आर, यानी कि ये हो गई 4r डिस्टेंस हो गई। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4r। इसको थोड़ा सा हम एक बार फिर से और इधर हम बना लेते हैं, केवल इन्हीं 3 को बनाएंगे क्योंकि हमें अब इन्हीं से समझ लेना है इस बात को। एक हमने क्या किया, सपोज दैट हमने इस कॉर्नर का एक हमने गोला इमेजिन कर लिया, और एक यहाँ का लिया, और एक जो बॉडी के सेंटर पर है। तो बॉडी के सेंटर को अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना लिया, मान लीजिए सपोज ये बना लिया, और इस सेंटर वाले गोले को हमने बना लिया इस तरह से, और इस सेंटर वाले गोले को भी हमने बना लिया। तो ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, तो टोटल हो गया कितना, 4r। ये डिस्टेंस हो गई 4r, और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, और दिस इज़ पॉइंट C। ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दें, एक जो त्रिभुज यहाँ पर बना, त्रिभुज ABC है ना, हमने देखा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी AC इज इक्वल टू कितना है, 4r। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है AB, ये कितना है, AB इज इक्वल टू स्मॉल a, और ये BC डिस्टेंस है, BC, ये हमें पता नहीं है। हमने देखा इस डायग्राम में कि यानी कि तो हम कह सकते हैं कि फॉर ट्रायंगल ABC, त्रिभुज जो बना ये ABC, यहाँ ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बहुत सिंपल सा केस है। तो AC स्क्वायर हमें पता है कितना है, AC कितना है, 4r है, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू AB पता है, तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की बात करें तो BC स्क्वायर, यानी कि ये हमें पता नहीं है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, पहले साइड में इसको करके निकाल लेते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब फिर ध्यान दें थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल और बनता है, क्योंकि BC हम ऐसे नहीं बता पाएंगे क्योंकि R और A के बीच में जो कोरिलेशन है यहाँ सीधा सीधा मिलता नहीं है। अब हम इसको निकालने के लिए क्या करें, एक ट्रायंगल ये कंसीडर कर लें, ट्रायंगल BC, और इसको मान लें D, BC और D। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये इसका कर्ण हो गया।
तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ट्रायंगल बी सी डी में, है ना, ट्रायंगल बी सी डी में अगर हम बात करें तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर एंड प्लस सी डी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर ये हमें निकालना है इज इक्वल टू, अब बी डी तो सीधा सीधा एज लेंथ है ए, और ये भी एज लेंथ है ए, चूँकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, तो सभी क्या है, ए ही हैं, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर जो है हमारा, यहाँ पे देखें अगर, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अंडर रूट टू। तो बी सी इज इक्वल टू हो गया ए अंडर रूट टू आ गया। दैट मीन्स ये है जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए अंडर रूट टू। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे थे इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू a रूट 3/4। तो एक रिलेशन ये निकल कर के आया, r इज इक्वल टू a अंडर रूट 3/4। किस केस के लिए, अगर हमारा यूनिट सेल कैसा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, तो हमने देखा अभी सिंपल अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो फार्मूला क्या रहेगा, r इज इक्वल टू a/2, और अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो r इज इक्वल टू a रूट 3/4। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो दूसरा केस हमारा है इसके लिए फार्मूला क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी अक्सर आता है कि फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आर और ए के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस तरह से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये हमारा सेकंड केस भी क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड केस की तरफ, कि अगर हमको परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई निकालनी हो, किसके लिए, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो हमें डिफाइंड तो है सारी चीज़ें कि अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा कि सारे अवयवी कण जो होंगे वो कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे, और कॉर्नर्स के अलावा सभी फेस के क्या होंगे, सेंटर्स पर होंगे, है ना। ये सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक आ जाएगा, इसका आ जाएगा यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो यानी कि सभी अवयवी कण जो होंगे वे कॉर्नर्स पर होंगे और फेस के सेंटर पर होंगे। तो अगर हम फ्रंट व्यू देखें, किसी एक फेस की तरफ से देखें अगर, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है, हमें फेस की तरफ से दिखाई देगा कि जब हम फेस पर देख रहे हैं तो क्या है, अवयवी कण यहाँ पर है कॉर्नर्स पे और फेस पर है। तो फेस वाला सपोज दैट, तो फेस वाले के साथ क्या रिलेशन होगा इसका, कि सभी इसके सरफेस को तो टच करेंगे लेकिन कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा होगा। अब केवल हम फेस की बात कर रहे हैं, एक फेस को उठाते हैं, इसी को एक फेस हमने ये लिया, ठीक है। अब एक फेस लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम सपोज मान लिया हमने कि ये एक जो है स्फीयर है, ये अवयवी कण है, एक अवयवी कण ये हो गया, और फिर एक अवयवी कण ये हो गया, एक अवयवी कण ये हो गया, और इस कॉर्नर पे एक अवयवी कण यहाँ हो गया। अब ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस क्या है, ए है। अब आर फिर हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर ए और आर के बीच में रिलेशन नहीं मिलता, लेकिन हम फेस डायगोनल देखें अगर हम, है ना। अभी हमने देखा था लास्ट केस में बॉडी सेंटर्ड में बॉडी डायगोनल देखा था, लेकिन अब क्या देख रहे हैं, अब बॉडी डायगोनल नहीं बल्कि क्या देखना है, फेस डायगोनल। अगर हम देखें तो फेस डायगोनल पर ये तीनों गोले एक दूसरे के क्या करते हैं, को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका आर दिख रहा है हमें, ये आर कितना है, 4r हो गया। तो पहले वाले केस की तरह यहाँ पर डिस्कस करेंगे,
जैसे वहाँ बॉडी डायगोनल में डिस्कस किया था, वैसे यहाँ पर फेस पर ही हमें वो कंडीशन देखने को मिल रही है, ए बी और सी। तो हम निकालते हैं कि फॉर ट्रायंगल ए बी और सी, तो ए सी स्क्वायर, ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये हमारा कर्ण वाला पोजीशन हो गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी हो चाहे बी सी हो, ये दोनों ही क्या है, ए है। तो ए सी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से सीधा सीधा निकल गया 4r इज इक्वल टू ए रूट 2 हो जाएगा, और r इज इक्वल टू ए रूट 2/4 हो जाएगा, है ना। तो एक फार्मूला ये निकल गया। और इसको हम थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, तो हम कभी कभी देखते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये फार्मूला ना दे करके एक दूसरा फार्मूला भी मिलता है। तो हम इसी फार्मूले से दूसरा फार्मूला भी एक निकाल लेते हैं। ए रूट 2/4 है ये केस, दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो निकल के आ जाएगा क्या, 2a/4√2। तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, a/2√2। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एक रिलेशन हमें ये भी देखने को मिलता है। तो कुल 3 रिलेशन हमारे पास हो गए। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में r इज इक्वल टू a/2 है, एक फार्मूला ये मिला। दूसरा मिला हमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट में BCC भी लिख सकते हैं। तो फॉर BCC भी ऐसे भी एग्जाम में पूछा शॉर्ट फॉर्म में भी, तो हमने देखा क्या निकल गया था, r इज इक्वल टू a√3/4, ये रिलेशन निकल के आता है। और फेस सेंटर्ड के लिए देखें बहुत आसान है, अगर हमें बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड को देखिए, a√3/4 ये फेस सेंटर्ड में a√2/4 निकल के आता है। तो 3 ही फार्मूले हैं, r इज इक्वल टू a/2 सिंपल के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए r इज इक्वल टू a√3/4, और फेस सेंटर्ड के लिए r इज इक्वल टू a√2/4। तो ये तीनों फार्मूले बड़े ही आसान हो गए याद करने के लिए।